अपने आप को अभी तक रोक रखा था वो उसके होंठों पर अपने होंठ मिला उसे प्यार से चूमने लगता है। विक्रांत के होंठों का स्पर्श महसूस कर अनाया विक्रांत में पूरे तरीके से खो जाती है। वही विक्रांत उसके होंठों को किस करते ही बेकाबू सा महसूस करने लगता है और उसके नर्म होंठों को किस करते हुए अपने हाथ को उसके शरीर में रख फेरने को होता है, पर तभी अनाया झट से अपने होश में अपने हाथ को विक्रांत के सीने पर रख देती है। तो विक्रांत अपने हाथ उसके शरीर में फेरना बंद कर अपने होंठों को उसके नर्म होंठों से दूर कर अनाया के आंखों में देखते हुए सवाल करता है, क्या हुआ अनाया? इस सवाल को सुन अनाया विक्रांत को देखती है, फिर अपने नजरें झुका सवाल करती है, मैं आपसे प्यार करती हूँ, पर क्या आप मुझसे प्यार करते हो? विक्रांत उसे किस कर रहा है, फिर भी उसे जवाब चाहिए। क्या ये जवाब नहीं था विक्रांत का? जब अनाया सवाल करती है तो विक्रांत कहता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आया? विक्रांत के इस बात को सुन अनाया अपने नजरों को उठा विक्रांत के आंखों में देख अपने चेहरे को मासूमियत से न में हिला देती है। तो विक्रांत उसके चेहरे को अपने दोनों हथेली में भर उसके माथे को प्यार से चूम कहता है, बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। विक्रांत का कन्फेशन सुन अनाया को बहुत खुशी होता है। वही अनाया के होंठों पर आया मुस्कान देख विक्रांत एक बार फिर उसके होंठों को अपने होंठों में बसाने वाला था, पर तभी अनाया विक्रांत के होंठों पर अपना हाथ रख विक्रांत को मासूमियत से देखती है। तभी विक्रांत अनाया के छोटे से हाथ को अपने होंठों से हटा उसके हाथ को किस कर सवाल करता है, तुम नहीं चाहती हो मैं तुम्हें किस करूं? इस सवाल को सुन अनाया का चेहरा ब्लश करने लगता है और वो कहती है, चाहती हूँ। इतना कह अपने मासूमियत से भरे आवाज में सवाल करती है, पर आप मुझे टच क्यों करते हैं? मुझे न गुदगुदी हो रहा था। अनाया की बातें सुन विक्रांत को समझ नहीं आ रहा था वो क्या रिएक्ट करे। फिर वो अपने मन में कहता है, मैं क्यों भूल जाता हूँ, ये अभी इतनी भी बड़ी नहीं हुई है, मुझे अपने जज्बातों पर कंट्रोल रखना होगा जब तक अनाया मैच्योर नहीं हो जाती है। अपने मन में इतना कहने के बाद विक्रांत उसके सिर पर अपने हाथ रख उसे अपने सीने से लगा अपने सेडिक्टिव आवाज में कहता है, ओके मैं तुम्हें ऐसे टच नहीं करूंगा। ये सुन अनाया खुश हो जाती है। वही उसे अपने बाहों में भर विक्रांत अपने मन में कहता है, तुम आज से मेरी हो तो मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा जिससे तुम हॉट हो। अपने मन में वो ये सब कह उसे अपने बाहों में बसाए हुए था। वही दूसरी तरफ विराज कॉलेज के बाहर खड़ा था। तभी कॉलेज की छुट्टी होती है और सभी कॉलेज से बाहर आने लगते हैं। तो विराज की नज़र अपने भाई से होते हुए माही पर जाती है। जब माही विराज को अपनी तरफ देखता पाती है तो उसका नज़र इधर उधर होने लगती है। तभी चारों विराज के पास आते हैं तो विराज चारों को देखता है। तभी माही कहती है, मैं जाती हूँ, बाय। इतना कहने के बाद वो जाने को थी तभी विराज कहता है, रुक जाओ, मैं सोच रहा आज तुम चारों को रेस्टोरेंट लेकर चलूं। ये सुन मोक्ष जिसके पास अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए अधिक दिन नहीं थे वो जाने के लिए रेडी हो जाता है। वही जय और रचना तो ना करने वाला थे नहीं, पर माही को विराज के सामने बहुत एम्ब्रेसमेंट फील होता था, इसलिए वो थोड़ा हिचकिचाहट से भरी आवाज में कहती है, वो मुझे कुछ काम है मैं नहीं जा सकती हूँ। माही की बातों को सुन विराज मुस्कुरा कर कहता है, काम तो हमेशा होता है, मैं आज फ्री हूँ और सच में मैं आज थोड़ा रिलैक्स करना चाहता, इसलिए मैं तुम सभी के साथ रेस्टोरेंट चलना चाहता हूँ। विराज का मोटिव बस माही को इम्प्रेस करना था। जब माही ये सुनती तो ओके कह देती है। फिर मोक्ष अपने बाइक में बैठ निकल जाता है। वही तीनों विराज की कार में बैठ जाते हैं। कुछ ही वक्त के बाद रेस्टोरेंट आ जाता है तो सभी कार से बाहर निकल जाते हैं। वही मोक्ष बाइक से फिर पांचों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। फिर सभी एक केबिन के अंदर जाते हैं जहां दोनों साइड सोफे लगे थे। तो मोक्ष बैठ जाता है, तभी रचना उसके बगल में जा बैठ जाती है। रचना को पता था माही जय को पसंद करती है, भले जय ने ऐसा कहा है उसके लाइफ में कोई है, पर रचना को बिलीव नहीं था, इसलिए वो माही के साथ जय का जगल छोड़ना चाहती थी। पर जय तो रचना के बगल में जा बैठ गया। तभी रचना कहती है, मुझे विराज भैया के साथ बैठना है, तुम उस साइड जाकर बैठो। ये सुन जय कहता है, तुम चली जाओ। दोनों उसका बेहेश कर रहे थे। तभी विराज माही के बगल में बैठ जाता है और कहता है, इतने बड़े हो गए हो पर बैठने के लिए तुम दोनों लड़ रहे हो, आप जहां बैठे हो वहां शांत होकर बैठ जाओ। इतना वो कहा ही था कि तभी वेटर आ जाता है और मेन्यू बुक दोनों साइड एक एक रख देता है। वो तीनों एक मेन्यू बुक में देख रहे थे। वही माही जिसका दिल पहले से ही धड़क रहा था वो मेन्यू को लेने के लिए अपने हाथ को बधाई ही थी कि तभी विराज भी बढ़ाता है और दोनों का हाथ टकरा जाते हैं तो माही का दिल जोरों से धड़कने लगता है। ये एहसास नया था माही के लिए। वो झट से अपने हाथ को पीछे करती है जैसे उसे करंट का झटका लगा हो। वही विराज माही की तरफ देखता है पर फिर मेन्यू बुक खोल माही के करीब जा मेन्यू बीच में रख कहता है, देखो क्या खाना है। ये सुन माही अपने चेहरे को झुका मेन्यू में देखने तो लगती है, पर विराज के इतने करीब होने से उसे बहुत नर्वस फील हो रहा था। तभी विराज मेन्यू देखना बंद कर वेटर को देख अपना ऑर्डर दे देता है।
वही वो तीनों भी पर माही अब भी देख रही होती है तो विराज सवाल करता है, तुम क्या लोगी? विराज के सवाल को सुन माही विराज की तरफ देखती है, फिर हिचकिचा कर कहती है, जो आपने लिया वही। माही पहली बार उन तीनों को नर्वस दिखाई दे रही होती है तो विराज ही ऑर्डर दे देता है। माही का भी तो ऑर्डर ले वेटर चला जाता है। तभी रचना कहती है, भैया बहुत स्वीट है, तुम डर क्यों रही हो? इस सवाल को सुन माही झट से कहती है, मैं डर नहीं रही हूँ। ये सुन रचना कहती है, फिर ठीक है। तभी विराज माही की तरफ देखता है तो माही झट से अपने नजरों को झुका लेती है। उसके ऐसा करने से विराज के होंठों पर मुस्कान आ जाता है। कुछ वक्त बाद वेटर डिश लेकर आता है और सर्व करने को था, पर तभी विराज कहता है, आप रख कर चले जाए। ये सुन वेटर ओके कहता है और डिश टेबल पर रख चला जाता है। तो विराज सभी को सर्व करते हुए माही के प्लेट के पास आता है और उसके प्लेट में डालने लगता है। तभी माही कहती है, बस। तो विराज उसके प्लेट में एक्स्ट्रा डालते हुए कहता है, इतना कम खाती हो इसलिए इतनी पतली हो। ये सुन माही का चेहरा एम्बरेसमेंट की वजह से लाल हो जाता है। वही रचना कहती है, भैया आप किसी लड़की को ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये सुन विराज रचना की तरफ देखते हुए कहता है, ओह तो कैसे बोला जाता है? इस सवाल को सुन रचना खाते हुए कहती है, बोलना ही नहीं चाहिए बस। ये सुन अपना खाना सर्व करते हुए मुस्कुराकर विराज कहता है, ओके नहीं बोलूंगा। इतना कहने के बाद वो खाने लगता है और वो तीनों भी पर माही विराज के सामने बैठने के कारण खा नहीं पा रही थी। विराज खाते हुए माही की तरफ देखता है, उसे ठीक से खाता ना देख विराज कहता है, क्या तुम्हें ये डिश अच्छा नहीं लगा? कुछ और ऑर्डर करना है? इस सवाल को सुन माही झट से कहती है, नहीं नहीं। इतना कहने के बाद वो अपने खाने की स्पीड को बढ़ा देती है। वही दूसरी तरफ विक्रांत अनाया के साथ लंच कर रहा था। आज सब अनाया की पसंद का डिश था, जिसे देख अनाया मुस्कुराकर कहती है, अनाया को ये सारी डिशेस बहुत पसंद है। ये सुन विक्रांत मुस्कुराकर कहता है, मुझे पता है, इसलिए मैं बनवाया हूँ। विक्रांत जब ये बात कहता है तो अनाया हैरानी के साथ विक्रांत को अपने बड़े बड़े आंखों से विक्रांत को देखने लगती है। तो विक्रांत उसे देख कहता है, मुझे घूरना हो गया है तो खाना खाओ, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। ये सुन अनाया अपने नजरें झट से झुका खाने लगती है। कुछ देर बीत जाता है, विक्रांत अनाया का खाने हो जाता है तो अनाया टाइम देख कहती है, मुझे घर लौट जाना चाहिए। ये सुन विक्रांत कहता है, ओके, पर फिर कब मिलोगी? इस सवाल को सुन अनाया सोचने लगती है तो विक्रांत अपने हाथ को आगे बढ़ा, उसके बालों को अपने हथेली में पकड़ अनाया के बाल को अपने उंगली में रोल करते हुए अनाया को देखने लगता है। तो अनाया विक्रांत के ऐसा करने से उसे हैरानी से देखती है। तभी विक्रांत कहता है, कल मिलते हैं। ये सुन अनाया कहती है, पर। लेकिन इससे आगे वो कुछ कहती कि तभी अपने दूसरे हाथ के उंगली को अनाया के होंठों पर रख कहता है, कोई एक्सक्यूज नहीं, कल कभी भी यहाँ आ जाना। इतना कहने के बाद वो अनाया के होंठों से अपने उंगली को हटा देता है। फिर बालों से भी खेलना बंद कर खड़ा हो कहता है, चले। तो अनाया भी खड़ी हो जाती है और दोनों साथ जाने लगते हैं। तभी आदित्य मेंशन के अंदर आता है तो आदित्य और विक्रांत साथ ही अनाया भी रुक जाते हैं। तभी आदित्य अनाया को देखता फिर विक्रांत से कहता है, ओह इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहे थे और तुम कंपनी में नहीं थे। ये सुन विक्रांत कहता है, ऐसा बात नहीं है, वो मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था तो वो चार्ज में लगा है। ये सुन आदित्य कहता है, फाइन, तुम अगर बिजी हो तो बाद में मिलता हूँ। जब आदित्य ये बात कहता है तो विक्रांत कहता है, कुछ जरूरी काम था क्या? इस सवाल को सुन आदित्य कहता है, हाँ पर तुम जाओ, मैं यही वेट करता हूँ। ये सुन विक्रांत ओके कहता कि तभी अनाया जो आदित्य के सामने होने से बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी वो झट से कहती है, मैं अकेले चली जाऊंगी। इतना कह वो अपने कदम तेजी के साथ आगे बढ़ाती है। तभी विक्रांत उसके हाथ को पकड़ लेता है और अपने करीब खींच लेता है, जिससे अनाया उसके बेहद करीब आ जाती है। तो अनाया अपने बड़े बड़े आंखों से विक्रांत फिर आदित्य की तरफ देखने लगती है। वही विक्रांत और अनाया को साथ देख आदित्य को जय के साथ बिताया वक्त याद आने लगता है। वही विक्रांत कहता है, आदित्य मैं छोड़कर आता हूँ। इतना कहने के बाद अनाया को अपने साथ ले जाने लगता है। आदित्य से कुछ दूरी आने के बाद अनाया कहती है, मैं चली जाऊंगी। ये सुन विक्रांत कहता है, मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दे सकता हूँ। ये सुन अनाया आगे कुछ नहीं कहती है। दोनों कार के पास आ गए थे। विक्रांत ड्राइवर से कार का चाबी ले अनाया के लिए खुद कार का दरवाजा खोलता है तो अनाया मुस्कुराते हुए विक्रांत को देखती है, फिर कार के अंदर जा बैठ जाती है। वही विक्रांत कार डोर लॉक कर ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर देता है। तभी अनाया सवाल करती है, वो जो आए हैं आपके मेंशन, क्या वो आपके दोस्त है? इस सवाल को सुन विक्रांत कार आगे बढ़ाते हुए कहता है, हाँ, पर तुम क्यों पूछ रही हो? इस सवाल को सुन अनाया कहती है, बस यूं ही।
इतना कहने के बाद वो विंडो से बाहर देखती है, फिर कुछ सोचते हुए विक्रांत की तरफ देख सवाल करती है, अगर चाचू को पता चला तो। इस सवाल को सुन विक्रांत अनाया की तरफ देख कहता है, मैं हैंडल कर लूंगा, तुम बस मेरे साथ रहो। ये सुन अनाया के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। कुछ वक्त के बाद अनाया को उसके मेंशन छोड़ने के बाद वापस लौट जाता है। फिर जैसे ही अपने मेंशन के अंदर जाता है तो देखता है आदित्य ड्रिंक कर रहा है और उसका ऑरा इतना खतरनाक है, अभी की सर्वेंट साइड में सहमे से खड़े है। ये देख विक्रांत अंदर आते हुए सर्वेंट की तरफ देख अपने नजरों से ही जाने का इशारा कर आदित्य के बगल में जा बैठ सवाल करता है, क्या हुआ आदित्य? इस सवाल को सुन आदित्य विक्रांत की तरफ देख जवाब देने की जगह कहता है, तुम आ गए अपनी लिटिल गर्ल को छोड़कर? तो विक्रांत हाँ कहता है। ये सुन आदित्य जिस काम के लिए आया था वो बताने लगता है, पर विक्रांत को अभी आदित्य का हालत देख टेंशन हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ मही अपने रूम में आ गई थी। रूम आने के बाद वो फ्रेश हो अपने बेड पर बैठ विराज के बारे में सोचने लगती है और खुद में कहती है, जब वो सामने आते हैं तो मुझे क्या हो जाता है, मैं इतनी ज़्यादा नर्वस क्यों फील करती हूँ। खुद में इतना कहने के बाद वो लेट जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। वही आदित्य विक्रांत से बात करने के बाद जाने को था, तभी विक्रांत कहता है, तुम आज परेशान लग रहे हो। इस सवाल को सुन आदित्य खड़ा नहीं होता है और विक्रांत की तरफ देखने लगता है। तभी विक्रांत कहता है, कोई बात परेशान कर रहा तो मुझे बता सकते हो। ये सुन आदित्य कहता है, परेशान नहीं कर रहा बल्कि मेरा चाहत बढ़ रहा है उसे पाने का, एक बार वो मेरे पास वापस आ जाए। मैं इतना ही कह वो रुक जाता है और अपने हाथ का मुट्ठी बांध लेता है। आदित्य के गुस्से को देख विक्रांत कहता है, कुछ चीजों को प्यार से पाया जाता है। वैसे मैं सुना हूं नेक्स्ट मंथ तुम्हारा और अवनी का एंगेजमेंट है। जब एंगेजमेंट का बात विक्रांत कहता है तो आदित्य कहता है, हाँ। जवाब जान विक्रांत सवाल करता है, क्या सोचा है तुमने? तो इस सवाल को सुन आदित्य कहता है, फिलहाल के लिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग उससे एंगेजमेंट कर लूंगा। जब आदित्य ये बात कहता है तो विक्रांत उसे देखने लगता है। तभी आदित्य कहता है तुम अनिरुद्ध की तरह अच्छी बातें मत करना कि एंगेजमेंट कर किसी लड़की को छोड़ना सही नहीं होता है। आदित्य के इस बात को सुन विक्रांत कहता है, नहीं मैं ये नहीं कहूंगा, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि वो लड़का उसे ये जान बुरा लग सकता है। विक्रांत के इस बात को सुन आदित्य विक्रांत की तरफ देखने लगता है और कहता है, अच्छा है बुरा लगे, मैं तो चाहता हूँ वो रोए। इतना कहने के बाद वो खड़ा हो जाने लगता है। वही आदित्य के बर्ताव को देख अफसोस से विक्रांत अपने सिर को हिला खुद में कहता है, पता नहीं आदित्य को कब समझ आएगा जो ये कर रहा है इससे बुरा आगे वाले से अधिक उसे खुद लगेगा। अपने बात को कहने के बाद वो खड़ा हो अपने रूम जाने लगता है। रात का वक्त हो जाता है। अग्निहोत्री मेंशन में सभी दिनकर अपने अपने रूम सोने जा चुके थे, पर मोक्ष अपने रूम का लाइट जला रहा था तो जल ही नहीं रहा था और उसे अंधेरे में डर लगता था अकेले सोने में। मोक्ष के दिमाग में ख्याल आया है कि वो अनिरुद्ध के पास चले जाए, पर फिर वो बेड पर मोबाइल जला बैठ जाता है और खुद में ही कहता है, कुछ वक्त के बाद मुझे सब कुछ अकेले ही हैंडल करना पड़ेगा। इतना कहने के बाद फोन के लाइट को जला वो अपने ईमेल को चेक करता है। मोक्ष ने गाना गाकर म्यूजिक स्टूडियो में सेंड किया था जिसका रिस्पॉन्स उसे अब तक नहीं मिला था, और गाना मोक्ष ने इंडिया म्यूजिक स्टूडियो में नहीं इंग्लिश गाने को लिख उसे गा अमेरिका के पेंस्की मीडिया कॉर्पोरेशन में सेंड किया था जिसका रिस्पॉन्स उसे अब तक नहीं मिला था। वहीं दूसरी ओर अनिरुद्ध जिसने मोक्ष के रूम का लाइट खराब किया था ये सोचकर कि मोक्ष उसके पास आएगा, पर मोक्ष को उसके पास न आता देख अनिरुद्ध गुस्से में अपने रूम से बाहर निकल मोक्ष के रूम के पास दरवाजा खटखटाने के लिए अपने हाथ को हवा में कर दरवाजे पर पीटने को था, पर फिर रुक जाता है और अपने रूम की तरफ बढ़ते हुए अनिरुद्ध खुद में ही कहता है, मेरा ऐसा करने से उसे पता चल जाएगा कि मैं उसके रूम का लाइट कट किया हूँ, वो जरूर आएगा, मुझे वेट करना चाहिए। खुद में ये कहते हुए वो अपने रूम बेड पर जा बैठ जाता है और अपने लैपटॉप को खोल काम करने की कोशिश करता है, पर उसका पूरा ध्यान तो मोक्ष पर लगा था। धीरे धीरे वक्त पार होने लगता है। रात के 1 हो गए थे। अनिरुद्ध अपना लैपटॉप बंद कर मोक्ष के रूम का चाबी ले मोक्ष के रूम चला जाता है और उसके रूम के लॉक को खोल दरवाजा खोलता है तो देखता है मोक्ष फोन का लाइट जला सोया है। ये देख अनिरुद्ध अपने मन में कहता है, इतनी नाराजगी मोक्ष, एक बार मेरे पास आ बातें कर, अपनी नाराजगी दूर नहीं कर सकते हो। अपने बात को कहने के बाद रूम के अंदर आ धीरे से रूम का दरवाजा बंद कर रूम के अंदर अपने धीमे कदमों के साथ जाता है और मोक्ष के फोन को ले लाइट ऑफ कर उसके बगल में लेट जाता है और उसे अपने बाहों में भर उसके माथे को प्यार से चूम अपने आंखों को बंद कर अपने मन में कहता है, मुझे नहीं पता तुम कब तक नाराज रहोगे, पर ये आखिरी बार है जो तुम मुझसे नाराज हो रहे हो। अपने मन में इतना कहने के बाद वो सोने लगता है। धीरे धीरे वो नींद के आगोश में चला जाता है और ये रात ढलने लगती है। सुबह का वक्त हो चुका था।
अनिरुद्ध का नींद खुलता है और उसकी आंखें जैसे ही खुलती है उसे मोक्ष का मासूम सा चेहरा नजर आता है। तभी मोक्ष भी कसमसाने लगा है, जिससे अनिरुद्ध समझ गया था मोक्ष का नींद खुल रहा है, तो वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे वो गहरी नींद में है। वही मोक्ष अब तक अपने आंखों को खोल नहीं था, पर उसे एहसास हो गया था कि उसके करीब अनिरुद्ध ही है। वो अपने आंखों को धीरे से खोलता है। अनिरुद्ध का हैंडसम शकल देख वो अपने हाथ की एक उंगली को आगे कर अनिरुद्ध के चेहरे के पास ले जा उसके चेहरे को टच करने को था, पर फिर अपने हाथ को टच करने से रोक पीछे करने वाला था। तभी अनिरुद्ध उसके हाथ को पकड़ लेता है तो मोक्ष हैरानी से अनिरुद्ध को देखने लगता है। तभी अनिरुद्ध अपने आंखों को प्रॉपर्ली खोल मोक्ष के आंखों में देखता है तो मोक्ष अपने नजरे को झुका लेता है। ये देख अनिरुद्ध अपने दूसरे हाथ को मोक्ष के चेहरे के चीन पर ले जा उसके चेहरे को ऊपर कर उसके आंखों में देख कहता है, रुक क्यों गए थे? मुझे छूना चाहते हो तो छुए क्यों नहीं? इस सवाल को सुन मोक्ष अनिरुद्ध के आंखों में देखता है, फिर कहता है, मुझे नहीं छूना था इसलिए। मोक्ष के जवाब को सुन अनिरुद्ध मोक्ष के चेहरे को देखता है, फिर कहता है, ठीक है, आज तुम्हारा कॉलेज नहीं है ना, तो हम कहीं बाहर चलेंगे, रेडी होकर बाहर आ जाना। ये सुन मोक्ष पहले मना करने वाला था, पर कुछ सोचकर वो हाँ कह देता है। ये सुन अनिरुद्ध को बहुत अच्छा लगता है। वो मोक्ष के माथे को चूम बेड से उतर जाता है और रूम से बाहर जाने लगता है तो मोक्ष अनिरुद्ध को बस जाता हुआ देखने लगता है। कुछ देर बीत जाता है, सभी नाश्ता कर लेते हैं, फिर अनिरुद्ध मोक्ष की तरफ देख कहता है, बाहर आ जाओ। इतना कहने के बाद वो जाने को था, तभी अनाया कहती है, चाचू मुझे अपनी दोस्त के पास जाना, क्या मैं जाऊं? ये सुन अनिरुद्ध कहता है, चलो तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। ये सुन अनाया कहती है, नहीं चाचू, मुझे रेडी होना और लड़कियों को रेडी होने में टाइम लगता, आप चले जाओ। ये सुन सनाया हंसने लगती है। वही अनिरुद्ध कहता है, ओके। इतना कह वो जाने लगता है। वही मोक्ष भी तभी अनुराग अनाया को बस देखता है, फिर वो भी कंपनी जाने के लिए निकल जाता है और सनाया अनाया के गालों पर हाथ रख प्यार से कहती है, अच्छे से जाना। इतना कहने के बाद वो भी जाने लगती है। वही अनाया मुस्कुराते हुए अपने रूम जाने लगती है। अनाया को लगा था उससे बहुत से सवाल पूछे जाएंगे, पर आज किसी ने कोई सवाल नहीं किया था। वही दूसरी ओर रचना अपने रूम में थी और बुक्स पढ़ रही थी। तभी उसका फ़ोन बजता है तो रचना अपने फ़ोन को उठा, स्क्रीन पर विहान का नाम देखती है तो कॉल उठा लेती है और कहती है, कैसे याद किया आपने सुबह सुबह? कॉल उठाते के साथ रचना सवाल की तो विहान मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि आज मौसम बहुत रोमांटिक है तो सोचा इस रोमांटिक मौसम में अपने क्यूट सी लिटिल प्रिंसेस को कहीं लेते जाऊं। ये सुन रचना बहुत खुश हो जाती है और झट से उठकर बैठ कहती है, सच्ची? ये सुन विहान कहता है, हाँ सच्ची। तो रचना कहती है, कहाँ और कब मिलना है? इस सवाल को सुन विहान कहता है, मैं तुम्हें मार्केट के पास 1 घंटे में लेने आ रहा हूँ। ये सुन रचना ओके कहती है, फिर कहती है, फ़ोन रखती हूँ, मुझे रेडी भी होना है। इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर देती है तो विहान बस फ़ोन को देखता रह जाता है। वही दूसरी तरफ विराज माही के हर एक मूवमेंट पर नज़र रखा हुआ था। जब वो स्क्रीन पर देखता है माही बाहर कहीं जा रही है तो वो लैपटॉप बंद कर किसी को कॉल कर कहता है, वो कहाँ जा रही है, उसका लोकेशन सेंड करो। अपना ऑर्डर देने के बाद कॉल कट कर विराज खुद में कहता है, सॉरी पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है तुम्हारे दिल को तोड़ने के अलावा। इतना कहने के बाद वो खड़ा हो अपने वार्डरोब में जा अपने लिए अच्छा सा टी-शर्ट जीन्स साथ ही जैकेट जैसा निकाल लेता है। वही दूसरी तरफ आदित्य अपने कार में बैठा था। वो जय का नंबर एक बार फिर ट्राई करता है तो उसे उसका नंबर बंद फिर बताता है। तभी वो गुस्से में मोबाइल को कार ड्राइव करते हुए ही फ्रंट साइड जोर से फेंकता है, जिस कारण कांच में दरार आ जाता है और फोन कार के नीचे जा गिर जाता है। वही दूसरी ओर जय अपने रूम में उदास बैठा और आदित्य के बारे में सोचते हुए खुद में ही कहता है, आप मुझे इतने याद क्यों आते हो? क्या आपको भी मैं याद आता हूँ? नहीं, मैं याद नहीं आ सकता, मैं तो बस प्लेथिंग था और मेरा जैसा प्लेथिंग आदित्य के पास बहुत है। खुद में इतना कहने के बाद जय की आंखों से आंसू आ जाता है। वही आदित्य गुस्से में निया की विला जा अपने कार को रोक कार से बाहर निकल निया के विला का दरवाजा नॉक करने लगता है तो एक सर्वेंट विला का दरवाजा खोलती है। तभी आदित्य सर्वेंट को देख गुस्से से भरे आंखों से ये देख कठोरता से सवाल करता है, निया कहाँ है? आदित्य के खौफनाक चेहरे को देख सर्वेंट सहन सी जाती है और वो डरते हुए कुछ कहने को थी, तभी उसके कंधे पर उसे हाथ का स्पर्श महसूस होता है तो वो पीछे मुड़ देखता है। निया को देख आदित्य उसके हाथ को अपने कंधे से हटा विला के अंदर जाने लगता है तो निया सर्वेंट को देख कहती है, तुम घर जा सकती हो। ये सुन सर्वेंट जी मैडम कह चली जाती है। वही निया दरवाजा बंद कर अंदर आने लगती है तो देखती है आदित्य सोफे पर बैठ सिगरेट की कस ले रहा है। तभी निया उसके पास जा बैठ सवाल करती है, तुम इस वक्त तो कभी नहीं आए हो फिर? इससे आगे वो कुछ और कहती कि तभी आदित्य उसके बात को बीच में काट कहता है,
मैं कभी भी आऊं तुम मुझे यहाँ मिलनी चाहिए, समझ आया तुम्हें? ये सुन नेहा कहती है, मुझे भी काम होता है, मैं। इससे आगे वो कुछ भी कहती इससे पहले आदित्य उसके गालों पर अपने उंगली को रख दबाते हुए कहता है, भूलो मत ये विला और तुम्हारा करियर सब तुम्हें मेरे वजह से मिला है, तो जितना कहूँ उसे बिना कुछ कहे अपने दिमाग में बस डाल लो। इतना कहने के बाद उसके होंठों को क्रूरता से चूमने लगता है। वही नेहा को आदित्य के ऐसा करने से दर्द महसूस हो रहा था। वही आदित्य उसे सोफे पर धकेल उसके ड्रेस को ऊपर कर आदित्य अपने जेब को खोलता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, पर उसे नेहा के साथ वो फील नहीं हो रहा था जो जय के साथ होता था। कुछ वक्त के बाद नेहा से दूर हो आदित्य सिगरेट निकाल उसे जला सिगरेट की कस लेने लगता है। वही नेहा जो थोड़े दर्द में थी वो आदित्य की तरफ देखती है और अपने कपड़े सही करते हुए उठकर बैठ आदित्य के गुस्से से हुए कठोर चेहरे को देख रही थी और पहली मुलाकात आदित्य के साथ हुई थी वो याद करने लगती है। तेज बारिश हो रहा था और नेहा रास्ते के बीच बैठ रोए जा रही थी। तभी तेजी से एक कार उसकी तरफ आने लगता है, पर नेहा को कुछ ध्यान नहीं था। तभी तेजी से आता कार उसके पास रुक गया और उस कार के ड्राइविंग सीट का डोर खोल आदित्य गुस्से में बाहर निकल नेहा के पास जाता है और उससे अपने गुस्से से भरे आवाज में कहता है, तुम्हें मरना है तो कहीं और जाकर मरो। ये सुन नेहा अपने नजरों को ऊपर करती है तो आदित्य उसके चेहरे को देखता है। रोने के कारण नेहा की आंखें फूल चुकी थी, पर बारिश की वजह से उसके आंसू पानी में बह गए थे। नेहा को बस उसे देख कुछ कहता है ना ही सुनता है तो आदित्य चिल्ला कर कहता है, बीच से हटो। ये सुनने के बाद भी नेहा बेसुध सी वही बैठी रहती है तो आदित्य गुस्से में झुक उसके बाजू को कस के पकड़ ऊपर करता ही है कि तभी नेहा बेहोश हो जाती है, पर आदित्य के उसे पकड़ने से वो हवाओं में झूल जाती है। उसके बाद जब नेहा को होश आता है तब वो अपने आंखों को खोली भी नहीं थी, पर उसे महसूस होता है वो नर्म बिस्तर पर लेटी है। तो झट से अपने आंखों को खोल वो उठकर बैठ जाती है। फिर बेड से लेकर पूरे कमरे को देख वो हैरान हो जाती है। तभी उसका ध्यान उसके कपड़ों पर जाता है। अपने बदले कपड़े हो देख वो और परेशान हो जाती है। फिर वो बेड से नीचे उतर रूम से बाहर निकल जाती है तो उसे बड़ा सा मेंशन नजर आता है तो वो आगे बढ़ने लगती है। तभी सीढ़ी देख वो उतरने लगती है। तभी उसका नजर सोफे पर जाता है। आदित्य बैठा सिगरेट के कस ले रहा था और लड़की उसके खुले शरीर को किस किए जा रही थी। ये नज़ारा देख नेहा का चेहरा लाल हो गया था, वो जाने को थी वहां से। तभी आदित्य का नजर उस पर जाता है तो नेहा का पैर जम सा जाता है। वही लड़की को खुद से दूर कर आदित्य अपने शर्ट के बटन को लगाते हुए सवाल करता है, तुम ठीक हो? आदित्य को वो इस हाल में देखी इस बात से आदित्य को कोई फर्क ना पड़ता देख नेहा हैरान थी। वो शर्म से अपने चेहरे को झुका लेती है और अपने धीमे आवाज में कहती है, ठीक हूँ। तभी सामने बैठी लड़की कहती है, आदित्य क्या आप मुझसे बोर हो गए हो जो अपने लिए न्यू स्लेव ढूंढ लिए हो? ये सुन आदित्य खड़ा हो कहता है, शट अप, रूम में जाओ। ये सुन लड़की खड़ी हो जाने लगती है। वही आदित्य नेहा से कहता है, तुम्हें भूख लगा है? इस सवाल को सुन नेहा आदित्य को देखने लगती है। तभी आदित्य फिर अपने हाथ से इशारा करते हुए कहता है, किचन उधर है, तुम्हें कुछ खाना हो तो खा लेना और आज रात के लिए यहाँ रुक सकती हो। इतना कहने के बाद वो जाने को था तभी नेहा कहती है, मेरे पास कोई घर नहीं है, क्या मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक सकती हूँ? बस कुछ दिन, जैसे ही कोई जॉब मिलता है मैं यहाँ के रहने का पैसे दे चली जाऊंगी। ये सुन आदित्य कहता है, जरूरत नहीं, रुकना है तो रुक सकती हो, पर मुझे डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। अपने बात को कहने के बाद आदित्य चला जाता है। तभी नेहा अपने मन में कहती है, ये तो आदित्य दीवान लगता है, ये तो वही है प्ले बॉय रूड बिजनेसमैन, पर ये इतना भी बुरा नहीं है। पुरानी यादों को याद कर नेहा आदित्य के करीब जा उसके गर्दन में किस करने लगती है तो आदित्य सिगरेट का कस लेते हुए अपने कोल्ड आवाज में कहता है, नेहा इनफ, आई एम टायर्ड। ये सुन नेहा रुक जाती है और कहती है, आदित्य तुम अब मेरे पास सिर्फ अपने गुस्से को कम करने आते हो, तुम्हें याद भी है तुम कब मेरे साथ जेंटल रहे हो? नेहा की बातों को सुन आदित्य उसके तरफ देखता है। तभी नेहा जिसके आंखों से आंसू बह रहा था वो रोते हुए आगे कहती है, जब पहली बार मैं तुमसे कही थी मैं तुम्हें खुद को सौंपना चाहती हूँ, उस दिन के बाद से तुम मेरे पास बस गुस्से में आते हो। मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए बस तुम्हारी मिस्ट्रेस हूँ, पर मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी के तरफ देखी तक नहीं हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करोगे और मैं तुमसे ये नहीं कहूँगी मुझसे प्यार करो, बस मुझे इंसान समझो। प्यार नहीं कर सकते तो कम से कम जेंटल रहो। नेहा की बातों को सुन आदित्य अपने कोल्ड आवाज में ही कहता है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं किया था मेरी मिस्ट्रेस बनने के लिए, तुम्हें पता था तुम्हारा ये फैसला तुम्हें सिर्फ दर्द देगा, तो अब मुझे दोष मत दो। तुम्हें जो चाहिए था, तुम्हें मुझसे सब कुछ मिला है, तो मैं तुम्हें जैसे ट्रीट करना चाहूँ कर सकता हूँ। आदित्य की बातों को सुन नेहा कुछ नहीं कहती है। वही आदित्य खड़ा हो अपने कपड़े ठीक कर जाने लगता है। वही आदित्य के जाने के बाद नेहा उस दिन को याद करने लगती है जब वो पहली बार आदित्य को अपने आप को सौंपी थी। उसके कारण वो आज इतनी बड़ी मॉडल बन पाई, सब कुछ जो करना चाहती थी वो की, पर सब कुछ में जो प्यार उसे चाहिए था वो कभी पा नहीं पाए।
वही आदित्य कार में बैठ वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ रचना मार्केट पहुंच गई थी। मार्केट आने के बाद वो विहान का वेट करते हुए खुद में कहती है, 1 घंटा से ज्यादा हो गया है पर विहान अभी तक आए क्यों नहीं है। खुद में वो ये सब कह रही थी। तभी उसके पास एक छोटा सा बच्चा आ कहता है, दीदी। तो रचना उस बच्चे की तरफ देखती है। तभी वो बच्चा उसकी तरफ रोज बड़ा कहता है, एक भैया ये आपको देने के लिए कहे हैं। ये सुन रचना कहती है, किस भैया ने। इस सवाल को सुन बच्चा कहता है, पता नहीं पर वो बहुत हैंडसम थे। ये सुन रचना को लगा विहान ही होगा, इसलिए वो फ्लावर को ले लेती है। तभी उसे उसमें कार्ड नजर आता है तो वो उस कार्ड को निकाल पड़ती है। आज तुम इंडियन ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। मुझे नहीं पता था मेरी लिटिल प्रिंसेस इंडियन ड्रेस में इतनी खूबसूरत दिख सकती है। रचना ने आज घेरेदार सूट के साथ झुमका पहना था और अपने बालों को खोली हुई थी। आज वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब विहान उसकी तारीफ को नोट में लिखता है तो वो नोट पर मुस्कुराते हुए अपने आसपास देखने लगती है पर उसे विहान कहीं नहीं दिख रहा था। तो वो अपने फ़ोन को निकाल विहान को कॉल करने को थी पर तभी उसे उसके कानों में आवाज आता है, प्रिंसेस। विहान के आवाज को सुन वो झट से अपने चेहरे को मोड़ देखती है। विहान को देख उसके होंठों पर मुस्कान आ जाता है। वही विहान उसके हाथ को पकड़ अपने साथ ले जाने लगता है तो रचना कहती है, विहान आप ये क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा तो, वैसे भी सब इधर मुझे जानते हैं। ये सुन विहान कहता है, देखने दो, घर जाकर तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। विहान की बातें सुन रचना कहती है, हट पागल, हाथ छोड़ो मेरा। ये सुन विहान आखिर में उसका हाथ छोड़ देता है फिर उसे कहता है, अब ठीक है। तो रचना मुस्कुराकर कहती है, हाँ। फिर दोनों साथ एक जगह पर आ जाते हैं और उस जगह को देख रचना कहती है, ये जगह मैं पहली बार आई हूँ, मुझे नहीं पता था यहाँ ऐसा भी कुछ है। ये एक प्यारा सा और छोटा सा जगह था जहाँ ढेर सारे फूल लगे थे और सामने बैठने का जगह था। उसे देख लग रहा था कभी ये छोटा सा पार्क हो सकता है। तभी विहान कहता है, मैं यहाँ अपनी मॉम के साथ आया था जब बहुत छोटा था। मॉम कहती थी यहाँ उन्हें सुकून मिलता है क्योंकि डैड उन्हें यही मिला करते थे जब दोनों एक दूसरे से डेट कर रहे थे तब। अपनी मॉम को याद कर विहान की आंखें हल्की नम हो जाती है। तभी रचना विहान का हाथ को पकड़ कहती है, तो डन रहा, हम भी अब से यही मिलेंगे, वैसे भी यहाँ कोई है नहीं। ये सुन विहान रचना की तरफ मुस्कुरा कर देखता है। वही दूसरी तरफ अनाया चेक्स कट का साथ व्हाइट टॉप पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो विक्रांत के मेंशन के अंदर आ रही थी तब सभी उसे देखने लगते हैं। वही वो अपने सिर जो झुकाए अंदर आ जाती है तो उसे विक्रांत हॉल में नहीं दिखता है। तभी अनाया सर्वेंट को देख सर्वेंट के पास जा सवाल करती है, विक्रांत कहाँ है। तभी उसके कानों में आवाज आता है, पीछे मुड़ो। विक्रांत का आवाज को सुन वो झट से पीछे मुड़ती है तो विक्रांत अनाया को बस देखते रह जाता है। आज वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी। उसे देख उसके करीब आ सर्वेंट को जाने का इशारा कर अनाया के गाल पर हाथ रख उसके माथे को प्यार से चूम लेता है तो अनाया का चेहरा लाल हो जाता है। वही विक्रांत कहता है, कहीं बाहर चलना है। इस सवाल को सुन अनाया अपने मासूम आवाज में कहती है, जैसा आप चाहो। अनाया के जवाब को सुन विक्रांत के होंठों पर मुस्कान आ जाता है। फिर वो अपने हाथ को नीचे कर कहता है, चलो। तभी अनाया कहती है, क्या आप ऐसे डेट पर जाओगे। डेट शब्द सुन विक्रांत को बहुत अच्छा लगता है पर डेट में जाया कैसे जाता उसे नहीं पता था। वो अनाया से कहता है, तुम बैठो मैं आता हूँ। इतना कहने के बाद वो अपने रूम की तरफ जाने लगता है और अपने फ़ोन को निकाल आदित्य को कॉल करता है। आदित्य अभी अभी तो अपने केबिन के अंदर गया ही था।